हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है फिनॉल। ठीक है, अच्छे होंगे सभी, अच्छी क्लासें चल रही हैं आपकी, प्रैक्टिस भी आप साथ के साथ कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर हमें बताएं। फिनॉल में एल्कोहल हमारा हो चुका है, उससे संबंधित आप क्वेश्चन हैं जो बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने भी आपको कुछ क्वेश्चन लिखाए हैं और पीछे हैं उसमें क्वेश्चन हैं, वो आप उनको सॉल्व करें जिससे आपको पता लगे कि हाँ क्या आप के अंदर कॉन्फिडेंस जब आएगा। फिनॉल में बनाने की विधि हम पढ़ चुके हैं, फिनॉल के रासायनिक गुण हम पढ़ रहे हैं, भौतिक गुण पढ़ चुके हैं। रासायनिक गुण में फिर हमने अम्लीय प्रकृति आपको पढ़ाई, फिर बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया मैंने आपको पढ़ाई। इसके अलावा अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि फिनॉल में फिनॉल की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापी समूहों का प्रभाव। ठीक है, कल की क्लास में आपने क्या देखा? कल की क्लास में हमने देखा अगर फिनॉल में मैंने आपको दो प्रकार के समूह बताए। अगर -I प्रभाव दर्शाने वाले समूह बेंजीन वलय पर प्रतिस्थापी के रूप में जुड़े हों, या कहें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अगर जुड़े हों, तो वो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को बढ़ा देते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में अनुनाद द्वारा बताया कि अनुनाद द्वारा क्या होता है। जब फिनॉल प्रोटॉन त्यागता है, फिनॉक्साइड आयन बनता है, अनुनाद द्वारा वो जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो ऑर्थो पैरा स्थिति पर आ जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा देते हैं, और इलेक्ट्रॉन घनत्व जब घटता है तो इसकी प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको एक बात और उसमें लिखाई थी कि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह यदि ऑर्थो या पैरा स्थिति पर जुड़े हों, ऑर्थो या पैरा स्थिति पर जुड़े हों, तो ये अधिक प्रभावी होती हैं। और उसका कारण क्या था? क्योंकि अनुनाद में आपने देखा, फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं देखी, फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं देखी, तो उसमें ऑर्थो पैरा स्थिति पर क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व आ जाता है, अर्थात ऋण आवेश आ जाता है। और वहीं पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हो तो उस आवेश को बहुत ज़्यादा वो घटा देता है, इसलिए इसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लिखें, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये हमारा मेटा नाइट्रोफिनॉल, और ये हमारा है फिनॉल। अब हम आपके सामने चार एग्जाम्पल हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और फिनॉल। अगर हम अब इनमें प्रतिस्थापी देखो, ऑर्थो स्थिति पर नाइट्रो है, इधर पैरा स्थिति पर नाइट्रो है, इधर मेटा स्थिति पर नाइट्रो है। तो अब मैं आपसे कहूं कि संरचना ये फर्स्ट, ये हमारी सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है। अब अगर मैं इनमें
इनकी अम्लता के बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित करूं, अम्लता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, तो आप देखेंगे सबसे कम, चारों में सबसे कम अम्लीय कौन होगा। इसका एक क्वेश्चन हम लिख दें कि निम्न को अम्लता के बढ़ते क्रम में लिखो, व्यवस्थित कीजिए। तो अम्लता के बढ़ते क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे, देखिए आंसर आपको पता है कि अगर -I प्रभाव दर्शाने वाला कोई समूह फिनॉल पर जुड़ेगा तो वो उसकी अम्लीय प्रकृति को बढ़ा देगा। तो यहां पर नाइट्रो, तीनों पर नाइट्रो समूह जुड़े हुए हैं, तो ये इस फिनॉल की तुलना में तीनों तो क्या होंगे, अधिक अम्लीय होंगे। तो सबसे कम अम्लीय कौन सा होगा, संरचना नंबर 4। ठीक है, अब इन तीनों में तुलना करें तो मैंने आपको क्या लिखाया था, अगर -I प्रभाव दर्शाने वाले समूह ऑर्थो या पैरा स्थिति पर हों, भाई 3 स्थितियां होंगी, ऑर्थो, पैरा, मेटा। तो ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर ये अधिक प्रभावी होते हैं। तो इन तीनों में अगर तुलना करें तो सबसे कम अम्लीय कौन सा होगा, मेटा। मतलब जो NO2 समूह है यहां पर सबसे कम प्रभाव डालेगा। कारण क्या है, आप अनुनादी संरचना देखें बैक में जाके, जस्ट कल की जो क्लास थी उसमें देखिए, और पहले मैंने आपको अनुनादी संरचना लिखाई है। तो अनुनादी संरचनाओं में क्या है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आ रहा है। तो यहां पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को तुरंत घटा देगा, ठीक है ना। और मेटा स्थिति पर ऐसा नहीं है, तो मेटा स्थिति पर एक कम प्रभावी होता है। तो अब दूसरे नंबर पर कौन होगा, थर्ड संरचना। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम तुलना करें, अब मैं आपको बता चुका हूं कि पहले भी मैंने कहा था कि अगर ऑर्थो पैरा स्थिति की हम तुलना करें तो पैरा स्थिति क्या होती है, ज्यादा एक्टिव होती है, ज्यादा बनती है। वहां पे मैंने आपको बताया था, यहां पर इसका प्रभाव क्या होता है, ज्यादा होता है सममित संरचना के कारण, ठीक है ना। तो इन दोनों में सममिति के कारण, सिमेट्री के कारण, ये यहां पर NO2 समूह इसकी अम्लता को ऑर्थो स्थिति की तुलना में ज्यादा बढ़ा देता है। तो इन दोनों में कम अम्लीय कौन सा होगा, ये। तो इसके बाद कौन सा होगा, थर्ड, और सबसे अधिक अम्लीय होगा सेकेंड। तो बात समझ में आई, सबसे कम अम्लीय कौन सा होगा, फिनॉल, फिनॉल से अधिक अम्लीय है मेटा नाइट्रोफिनॉल, उससे अधिक अम्लीय ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और सबसे अधिक अम्लीय होगा इनमें पैरा नाइट्रोफिनॉल। बस कारण क्या है भाई, ये तो सबसे कम होगा तीनों में, चारों में सबसे कम फिनॉल होगा। क्यों, क्योंकि इनमें तो क्या है, -I प्रभाव दर्शाने वाले समूह जुड़े हुए हैं। फिर इनमें तुलना करेंगे तो तीनों में तो मेटा कम होगा, वो मैंने आपको बताया कि अनुनाद द्वारा इन पर ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आवेश को कम कर देते हैं और इसकी प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और ऑर्थो पैरा में तुलना करें तो कहीं कहीं पैरा जो है वो ज़्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल संरचना के कारण ये इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को ज़्यादा घटा देता है। तो ये आप क्वेश्चन लिख लें, एग्जाम्पल करके लिख लें क्वेश्चन, और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये आंसर है इसका। इसके बाद तो ये -I प्रभाव दर्शाने वाला समूह हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए दूसरा प्रभाव, हेडिंग डालो नंबर सेकंड, B +I प्रभाव दर्शाने वाले समूह। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह या कहें कि +I प्रभाव दर्शाने वाले समूह यदि जोड़ दिए जाएं किस पर, बेंजीन वलय पर, फिनॉल में, तो अम्लता घट जाती है। अम्लता क्या हो जाती है, घट जाती है। और उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि दाता, इलेक्ट्रॉन दाता समूह मतलब +I प्रभाव दर्शाने वाले समूह, जैसे हम आपको बताएं
ये हमारा फिनॉल, CH3। देखिए प्लस आई प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है? एल्किल समूह। और देखिए ये फिनॉल, आपको पता है बेंजीन पर एक OH और CH3 हो तो उसको क्रीसॉल कहते हैं, इसको कहेंगे ऑर्थो क्रीसॉल, इसको कहेंगे पैरा क्रीसॉल और इसको कहेंगे मेटा क्रीसॉल। ऑर्थो क्रीसॉल, पैरा क्रीसॉल और मेटा क्रीसॉल। ठीक है। अब प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह क्या करते हैं? जैसे कि ये मैथिल समूह है, प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जब यहां पर कोई प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह जुड़ेंगे कहीं भी कोई सी भी स्थिति पर, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन देंगे तो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, और बेंजीन वलय पर जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो फिनॉल की प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटेगी, अर्थात फिनोक्साइड आयन बनाने की प्रवृत्ति घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, तो इसकी OH बंध टूटना आसान नहीं होगा। ठीक है। तो अब सुनिए, कल मैंने आपको पूरा समझा दिया था। तो अब देखिए कि यहां पर प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले अगर समूह जुड़ेंगे तो अम्लता क्या होगी? घटेगी। अब एक और बात सुनो, यहां पे भी ध्यान दें कि अगर ये प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह कौन सी स्थिति पर हो? ऑर्थो और पैरा स्थिति पर हो तो ज्यादा प्रभावी होते हैं, ज्यादा प्रभावी होते हैं। इन दोनों की तुलना करें तो हम इन तीनों की तुलना करें, ऑर्थो पैरा मेटा, तो इनमें अम्लता कहां ज्यादा घटेगी? बोल ऑर्थो और पैरा पर, मेटा पर कम घटेगी। क्योंकि यहां पर आपको पता है ना कि यहां पर मेटा स्थिति पर जो ये प्रभाव दर्शाने वाले समूह हैं ये कम प्रभावी होते हैं। ठीक है। अब अगर हम कहें तो आप पहले लिख लो, उसके बाद इसको मैं लिखा दूंगा, हेडिंग डाल लो, प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह। लिखिए यदि फिनॉल में बेंजीन वलय पर, यदि फिनॉल में बेंजीन वलय पर प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह, प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह, ब्रैकेट में लिखना इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े हों तो, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े हों तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति घट जाती है। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति घट जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं, जिससे फिनॉल की प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। अतः इनकी अम्लीय प्रकृति कम हो जाती है। अतः इनकी अम्लीय प्रकृति कम हो जाती है। ठीक है। एरो लगा के एक पॉइंट और लिख लो। देखो ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर, ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इन समूहों का प्रभाव अधिक होता है।
ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इन समूहों का प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, तो अब आप देखें, यहां पर हम क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन आप लिख लो, निम्न को अम्लता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, तो आपको बता दो संरचना नंबर फर्स्ट, संरचना सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आपको पता है इन तीनों में तो प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह जुड़े हैं, तो ये इनकी अम्लता तो घटेगी घटेगी, ठीक है ना। तो सबसे अधिक अम्लीय तो कौन होगा? फिनॉल होगा, ठीक है ना। सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा? फिनॉल, मतलब संरचना फर्स्ट होगी। अब इन तीनों में देखें तो मैंने कहा कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ये प्रभाव अधिक प्रभावी होते हैं, तो इन तीनों में अधिक अम्लीय कौन सा होगा? मेटा। क्यों होगा? क्योंकि मेटा स्थिति पर ये इसकी अम्लता को ज्यादा घटा नहीं पाता है, अर्थात इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा नहीं बढ़ा पाता है। तो इससे कम अम्लीय कौन सा होगा? फोर्थ। अब इनका देखें तो ऑर्थो पैरा, इसमें सेकंड और ये थर्ड, तो ये लगभग दोनों संरचनाएं क्या होती हैं? ऑर्थो और पैरा स्थिति पर लगभग ये क्या होगा? बराबर प्रभावी होगा, लगभग बराबर प्रभावी होगा, ठीक है। तो और तुलना करेंगे तो ये थोड़ा कम, तो सबसे कम कौन सा होगा? ऑर्थो, उसके बाद पैरा, उसके बाद मेटा समावी और उसके बाद फिनॉल। तो ये आप लिख लें। इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपको लिखें। देखिए, नीचे एरो लगा के एक पॉइंट लिखें आप। लिखो लिखो किसी यौगिक के लिए किसी यौगिक के लिए pKa का मान बढ़ने पर उसकी अम्लीय सामर्थ्य घटती जाती है। pKa का मान बढ़ने पर उसकी अम्लीय सामर्थ्य घटती जाती है, अर्थात जिन अम्लों के लिए pKa का मान अधिक होता है, जिन अम्लों के लिए pKa का मान अधिक होता है वे दुर्बल प्रकृति के होते हैं, वे दुर्बल प्रकृति के होते हैं। अब एक क्वेश्चन और लिखें। क्वेश्चन क्या है? पिक्रिक अम्ल प्रबल अम्लीय होता है क्यों? पिक्रिक अम्ल प्रबल अम्लीय होता है क्यों? देखिए, अब कितने भी क्वेश्चन आते जाएं, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि पिक्रिक अम्ल क्या है भाई, कि पिक्रिक अम्ल, अब देखिए आंसर में बता देता हूं। पिक्रिक अम्ल की संरचना ये है, पिक्रिक अम्ल की संरचना, इसको कहते हैं पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अब यहां पर पिक्रिक अम्ल में क्या है
क्यों अधिक अम्लीय है? आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। मैंने आपको अभी बताया कि प्रतिस्थापी अगर उपस्थित हैं और -I प्रभाव दर्शाने वाले प्रतिस्थापी यदि फिनॉल की बेंजीन वलय पर उपस्थित हैं तो उसकी अम्लता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब यहां पर आप देखें कि इस नाइट्रो समूह का कौन सा प्रभाव? -I, इस नाइट्रो समूह का कौन सा प्रभाव? -I, इस नाइट्रो समूह का कौन सा प्रभाव? -I। ये तीनों के तीनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा देंगे। आप देखिए अनुनाद द्वारा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? यहाँ ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर। तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन घनत्व को बहुत ज्यादा क्या कर देंगे? बेंजीन वलय पर बहुत ज्यादा घटा देंगे। तो इसकी फिनॉल की प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कारण क्या है कि यहां से ये भाई इसमें अनुनाद होगा, अनुनाद द्वारा ये इसके लोन पेयर यहाँ आएंगे, इस पर धनावेश आएगा और ये इलेक्ट्रॉन घनत्व जब यहाँ आएगा तो यहाँ भी इनसे इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाएगा। तो इस ऑक्सीजन पर ओ वाला इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत घट जाएगा और ये शीघ्रता से OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को लेकर और प्रोटॉन त्याग देगा। तो घटना नहीं है। तो प्रबल अम्लीय होता है क्यों? अगर किसी से तुलना कराए और कोई कहे कि इसकी तुलना में पिक्रिक अम्ल प्रबल अम्लीय होता है क्यों, तो उसका एक ही लाइन में आंसर है कि पिक्रिक अम्ल में 3 नाइट्रो समूह का -I प्रभाव के कारण फिनॉल की उसकी प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो आप किसी भाषा में कैसे भी इस चीज को आप लिख सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को लिखें फिर आंसर लिखें। आप आंसर लिखिए पिक्रिक अम्ल में 3 नाइट्रो समूह, पिक्रिक अम्ल में 3 नाइट्रो समूह के -I प्रभाव के कारण तीन नाइट्रो समूह के -I प्रभाव के कारण बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत घट जाता है, जिससे इनकी प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति, जिससे पिक्रिक अम्ल की प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसी कारण ये प्रबल अम्लीय होता है। ये संरचना बना लें आप। इसी कारण ये प्रबल अम्लीय होता है। ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और लिखें आप। क्वेश्चन लिखें प्रोपेनॉल एथेनॉल, क्वेश्चन है फिनॉल पैरा नाइट्रो फिनॉल। क्वेश्चन आप लिखें निम्न को अम्ल सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न को अम्ल सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रोपेनॉल एथेनॉल फिनॉल पैरानाइट्रो फिनॉल। ऑर्थोमेथिल फिनॉल। अब सुनो आंसर लिखेंगे। सबसे पहली बात तो यह है, हमको पता है देखिए कि फिनॉल और एल्कोहल की तुलना करें तो फिनॉल अधिक अम्लीय और एल्कोहल कम अम्लीय। ठीक है। तो कुल मिला के है कि प्रोपेनॉल और एथेनॉल इन तीनों से क्या होंगे? कम अम्लीय होंगे। फिनॉल से भी, पैरानाइट्रोफिनॉल से भी और ऑर्थोमेथिल फिनॉल से भी। ठीक है, होंगे। हाँ, अब
प्रोपेनॉल और एथेनॉल, इन दोनों में अगर तुलना करें तो हमको पता है कि कार्बन की संख्या बढ़ने पर, एल्किल का आकार बढ़ने पर उसकी अम्लता क्या होती है, घटती है, क्योंकि प्लस आई प्रभाव का मान बढ़ता है। तो अब देखें इनमें से नंबर 1 सबसे कम अम्लीय कौन होगा, प्रोपेन वनॉल। इससे अधिक अम्लीय कौन होगा, एथेनॉल। अब सुनो, अब ये दो तो हो गए, अब बचे कौन, फिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोमेथिलफिनॉल। अब सुनिए, ये तो फिनॉल है ना, और ये पैरानाइट्रोफिनॉल है। तो पैरानाइट्रोफिनॉल फिनॉल से क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा, क्योंकि नाइट्रो का कौन सा प्रभाव है, माइनस आई प्रभाव। और फिनॉल इधर कौन है, ऑर्थोमेथिलफिनॉल। मैथिल क्या है, प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह। तो मैथिल फिनॉल की जो अम्लता है वो फिनॉल से क्या होगी, कम। तो अभी तीनों में तुलना आ गया। देखिए फिनॉल से कम तो कौन अम्लीय होगा, ऑर्थोमेथिलफिनॉल, और फिनॉल से अधिक अम्लीय कौन होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इसके बाद कौन आएगा, ऑर्थोमेथिलफिनॉल। इसके बाद फिनॉल, और फिनॉल से भी प्रबल अम्लीय कौन होगा, आपका सबसे अधिक अम्लीय होगा यहाँ पर पैरानाइट्रोफिनॉल। तो देखिए अब ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आ जाएं तो आप उनको कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ जल, एथेनॉल और फिनॉल में अम्लता का क्रम, तो आपको पता है जल और एथेनॉल की तुलना की तो एथेनॉल कम अम्लीय, जल अधिक अम्लीय। अब लेकिन फिनॉल सबसे अधिक अम्लीय होगा, ऐसे कर सकते हैं। अभी तो और हम कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी इसकी आगे तुलना करेंगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे वो, ठीक है ना। तो अम्लता, इस पर आधारित क्वेश्चन आप इसमें बुक में भी, आपके बहुत सारी बुक में वो दे रखे हैं, आगे भी आते हैं, तो आप इनको करते रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर बताएं। दिमाग, माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह क्या करते हैं, फिनॉल में बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटाते हैं। तो बेंजीन वलय कहां से खींचती है, ऑक्सीजन से लोन पर खींचती है, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटता है, तो वहां से उसकी प्रोटॉन त्यागनी प्रवृत्ति बढ़ती है। और प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हैं, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, तो उसकी प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो ये आप आंसर लिख लें, ये आंसर लिख लें, ठीक है। तो ये फिनॉल पर प्रतिस्थापी समूहों का प्रभाव, फिनॉल की अम्लता पर प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव हो गया। एक नोट और लिख लें आप, ये तो हो गया अम्लता का, एक नोट लिखें। अच्छा, आपने नाम सुना होगा एस्प्रिन। एस्प्रिन एक टैबलेट आती है, जैसे डिस्प्रिन आती है सिर दर्द के लिए, बुखार के लिए, एस्प्रिन आता है, एक साल्ट है एस्प्रिन, ठीक है ना। तो उसमें आपने देखा है, उसमें लिखा होता है, ये अपन जैसे जाते हैं तो किसी को सिर दर्द है, बुखार है, तो वो क्या कहता है कि आपको बुखार, सिर दर्द है तो आप कुछ खा के ये टैबलेट लेना। ऐसे आम भाषा में जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं कि दवाई लेते हैं कि कुछ खाया क्या, तो ऐसा क्या कारण है। तो मैं आपको बता दूं, जो एस्प्रिन है ना, उसको कभी भी भूखे पेट नहीं लेना चाहिए। एस्प्रिन को क्या नहीं लेना चाहिए, भूखे पेट। एक्चुअल में एस्प्रिन होती क्या है, पहले तो एस्प्रिन क्या होती है सुन लो। ये हमारा सैलिसिलिक अम्ल है, और सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया अम्ल एनहाइड्राइड के साथ करवाएं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, फिक्स। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएं, आपको पता है तनु अम्लीय माध्यम में अपक्रिया होगी, अम्लीय माध्यम में अपक्रिया होगी। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये फिनॉल OH और ये कौन है, इसको आप देखें तो ये एसिटिक अम्ल, वो एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये फिनॉल। तो फिनॉल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं ना, तो आपको पता है क्या बनता है, एस्टरीकरण अपक्रिया होती है, मतलब यहां से H और ये यहाँ से CH3CO, या यूँ लिख सकते हैं इसको COOH, ये बाहर निकलता है और ये बनेगा
ठीक है, इसको आप ऐसे ना लिखें तो यूं भी लिख सकते हैं सीधे, तो आप एक तो तनाव में नहीं आए। इसको हम कहते हैं एस्पिरिन। इसको हम क्या कहते हैं? एस्पिरिन। इसका सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया किससे कराई? एनहाइड्राइड। सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया किससे कराई? एसिटिक एनहाइड्राइड, और इस समूह को हम कहते हैं एसिटिल, तो इसका नाम एक हो जाता है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, वैसे इसका नाम है एस्पिरिन, ध्यान से सुने। तो सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं तो एस्पिरिन का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये एस्पिरिन है आपकी। अब अगर इस एस्पिरिन को हम खाली पेट लेते हैं, कैसे लेते हैं? खाली पेट। ठीक है, तो खाली पेट एक्चुअल में क्या है कि जब हमारा पेट खाली होता है ना, तो उसमें कुछ नहीं होता है, और उसमें होता क्या है, थोड़ी सी मात्रा, वो जो पेट की जो पीएच है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, अम्लीय होती है। ठीक है ना, अम्लित, क्योंकि आपको पता है भूख जब लगती है, भूख कब लगती है? जब अंदर अम्लित का क्या होता है? सीक्रेशन। अब ज़्यादा सीक्रेशन हो जाता है तो उसको एसिडिटी हम कहते हैं। ठीक है, अब माना कि हमने इसको एस्पिरिन को क्या कर लिया, खाली पेट ले लिया। अब खाली पेट जब हम एस्पिरिन को लेंगे तो एस्पिरिन का देखिए, कोई भी मेडिसिन जो हम लेते हैं ना, तो उसका 100% कुछ ना कुछ होता है। मेडिसिन अंदर जाके टूटती है, जैसे टेबलेट ली टूटेगी, फिर वो घुलेगी, फिर वो दूसरे रूप में क्या होगी? परिवर्तित होगी। तो एस्पिरिन अंदर जाके जलवघटित होती है, और जलवघटन होने पर ये सैलिसिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित होती है? सैलिसिलिक अम्ल। अब अम्ल में परिवर्तित होने पर, अम्ल का मतलब क्या है? अम्ल का मतलब है पीएच क्या होगी? कम होगी। और जब पीएच जब कम होगी तो ऑलरेडी खाली पेट हमारा है, उसमें ऑलरेडी उसके मीडियम कैसा है? एसिडिक है। और जब उसमें और ज़्यादा आप क्या कर दोगे? उसके पीएच को घटा दोगे, और ज़्यादा उसमें एसिड आप बना दोगे, तो क्या होगा? जो आते हैं, जो हमारा स्टोमक है, उसकी दीवारों पर क्या उत्पन्न हो जाते हैं? घाव उत्पन्न हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अल्सर। किस कारण से होते हैं? पुनः सुने, जब हमारा पेट खाली होता है, एस्पिरिन या कोई दर्द निवारक औषधि हम लेते हैं, तो वो जलवघटित होकर, एस्पिरिन की हम बात कर रहे हैं, तो जलवघटित होकर किस में परिवर्तित हो जाएगी? वो सैलिसिलिक अम्ल में, जिससे हमारे स्टोमक का पीएच और कम हो जाएगा, मतलब अम्लता और बढ़ जाएगी। और एसिडिटी जब बढ़ती है तो तभी तो घाव, और फिर लंबे समय तक जो एसिडिटी से जो परेशान होते हैं उनके अंदर घाव, अल्सर, इनकी प्रॉब्लम, उल्टियां होना, ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसी कारण कहा जाता है कि एस्पिरिन को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। तो आप नोट लिख लें, और नोट में लिखो एस्पिरिन एक दर्द निवारक तथा ज्वरनाशी औषधि है। एस्पिरिन एक दर्द निवारक तथा ज्वरनाशी औषधि है। लिखो, इसका उपयोग कभी भी खाली पेट नहीं करना चाहिए। खाली पेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जल अपघटित होकर पेट की अम्लता को बढ़ा देती है, जिससे आमाशय की दीवारों पर घाव, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं अल्सर, हो जाते हैं। घाव, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? अल्सर हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखें आप, एरो लगा के लिखिए, जब सैलिसिलिक अम्ल का या सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती है, तो
एस्पिरिन का निर्माण होता है, करवाई जाती है तो एस्पिरिन का निर्माण होता है। और ये अपक्रिया आप बता लें। ये अपक्रिया आप बता लें। ठीक है बेटा। देखिए, तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, ठीक है ना, अम्लता के आधार पर कुछ क्वेश्चनों में अम्लता का क्रम बढ़ता घटता, ये क्रम हमने आप लिखाया। एस्पिरिन के बारे में कुछ बताया। इसके बाद फिनॉल की एक लास्ट अपक्रिया है, नंबर 5 आपकी आएगी, और ये लिखना आप ऑक्सीकरण, हेडिंग। ऑक्सीकरण में क्या है मैं आपको बता दूं कि फिनॉल जो है अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको लिखाया था भौतिक गुण में कि फिनॉल को वायु में खुला छोड़ने पर यह गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है? गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा क्या कारण है? एक्चुअल में फिनॉल का ऑक्सीकरण जब कराते हैं ना, और फिनॉल का ऑक्सीकरण होता है एन क्रोमिक अम्ल, Na2Cr2O7 H2SO4 Na2Cr2O7, ठीक है ना। क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में इसका क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं। तो फिनॉल, तो ये बेंजोक्विनोन, ये होता है गुलाबी रंग का, बेंजोक्विनोन में परिवर्तित हो जाती है, जो कि कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है। अब सुनिए, अगर हम इसका ऑक्सीकरण क्रोमिक अम्ल, इसका ऑक्सीकरण Na2Cr2O7 तथा H2SO4 की उपस्थिति में करवाएं, या इसको वायु की उपस्थिति में, वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ दें, एक्चुअल में अपक्रिया होती कैसे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अगर यहां पे भी ये कैसे हाइड्रोजन इसमें से निकला है, देखिए इसको समझने की कोशिश करें आप। ये फिनॉल, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। और फिनॉल को यदि हम वायुमंडल में क्या कर दें? खुला छोड़ दें प्रकाश की उपस्थिति में, वायु प्रकाश, तो क्या होगा? ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, यहां से एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को तो यहां से लेगी, ठीक है, एक हाइड्रोजन को कहां से लेगी? यहां से लेगी, ये देखिए। और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, यहां पे O2 हमने कहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन ले लिया, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जाएगी, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, इसके पास यहां। और जब ये बंध के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे ना, तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहां। ध्यान से सुने, जब ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहां, और यहां से भी कौन चली जाएगी? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर ये निकल जाएगी किसके रूप में? H2O। अब ध्यान से सुनिए, इस कार्बन ऑक्सीजन के मध्य कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? डबल बॉन्ड। इस कार्बन और ये हाइड्रोजन यहां से गई है, एक ऑक्सीजन यहां पे आके जुड़ेगी, और ये बनेगा, इसको पैराबेंजोक्विनोन भी कहते हैं। क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण में खुला छोड़े हैं, दोनों स्थितियों में
बेंजोक्विनोन का निर्माण होता है। क्विनोन डाई कीटोन बन जाता है। इसमें अगर आप ध्यान दें तो इधर भी एक कीटोनिक समूह, ये भी कीटोनिक समूह। इसको पैरा बेंजोक्विनोन भी हम कह सकते हैं क्योंकि पैरा स्थिति पर दोनों कीटोनिक समूह। ठीक है, तो क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो बेंजोक्विनोन बनता है। वायु में अगर खुला छोड़ दे प्रकाश की उपस्थिति में तब भी क्या बनता है, पैरा बेंजोक्विनोन बनता है। तो अब लिख लें, लिखिए, जब फिनॉल का Na2Cr2O7 तथा H2SO4 की उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति में अर्थात क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो बेंजोक्विनोन का निर्माण होता है। जो कि गुलाबी रंग का होता है। जो कि गुलाबी रंग का होता है। नेक्स्ट लाइन में एरो लगा के आप लिखें, पहले ये अपक्रिया उतार लें आप, ये वाली, फिर मैं और लिखा दूंगा आपको एक। ये वाली अपक्रिया उतार लें, फिर यहां पर एक एरो लगा के लिखेंगे, ये लिखें, और यहां पर एरो लगा के आप लिखें। ये अपक्रिया उतारने के बाद लिखेंगे फिनॉल को वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में, फिनॉल को वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ने पर, वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ने पर यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर बेंजोक्विनोन में परिवर्तित हो जाता है, जो कि गुलाबी रंग का होता है। जो कि गुलाबी रंग का होता है। यही कारण है कि फिनॉल को वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में, फिनॉल को वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये दोनों अपक्रियाएं आप उतार लें। ठीक है, देखिए ये आपके फिनॉल की रासायनिक गुण कंप्लीट होते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे कोई पूछे आपसे मेटानाइट्रोफिनॉल की तुलना में पैरानाइट्रोफिनॉल प्रबल अम्लीय होता है, क्यों? आपसे कोई पूछे कि ऑर्थोमेथिल फिनॉल की तुलना में नाइट्रोफिनॉल प्रबल अम्लीय होता है, क्यों? कोई आपसे पूछे कि
पैरानाइट्रोफिनॉल पैरामेथॉक्सीफिनॉल की तुलना में प्रबल अम्लीय होता है, क्यों? ये सारे क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं कि नाइट्रो समूह का -I प्रभाव होता है, उनका कौन सा है मैथिल का, और इनका कौन सा प्रभाव है +I प्रभाव होता है। तो वो +I प्रभाव दर्शाने वाले समूह तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को घटा देते हैं, और -I प्रभाव दर्शाने वाले समूह फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फिनॉल का ये जो है रासायनिक गुण और कुछ क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस करें उनसे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, कोशिश खुद करिए आप करने की, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बताएं। ठीक है, इसके बाद आज हम तीसरा जो इसका टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, और वो है ईथर। क्या है? ईथर। अच्छा, ईथर किसे कहते हैं? ये सारे के सारे क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक हैं, क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक हैं, इनको हम 11th में वैसे पढ़ चुके हैं कि ईथर में आपने देखा है, ईथर में जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है? द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु है। ईथर में क्रियात्मक समूह कौन है? द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु, अर्थात इसकी दोनों वैलेंसी क्या है? खाली। तो ईथर में जो द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु है ना, इनकी दोनों संयोजकताएं या तो एल्किल समूह से या एरिल समूह से। किससे? एरिल। एरिल का मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, इससे जुड़ी होती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। ठीक है, अगर द्विसंयोजी ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह या एरिल समूह से जुड़ी हों, या दूसरी तरह से हम कहें कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ी हों, तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? ईथर कहलाता है। ईथर का जो सामान्य सूत्र है, ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, यहां पर n का मान हमेशा >1 होता है। ईथर में n का मान हमेशा क्या होगा? 1 से अधिक होगा, मतलब एक कार्बन का कभी ईथर आपको नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? आप देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन द्विसंयोजी ऑक्सीजन है, तो इस दोनों संयोजकताएं इसके एल्किल समूह से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले आप लिखें ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक, ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें द्विसंयोजी ऑक्सीजन, जिनमें द्विसंयोजी ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह की, द्विसंयोजी ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह की दोनों संयोजकताएं द्विसंयोजी ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह की दोनों संयोजकताएं एल्किल या एरिल, एल्किल या एरिल समूह से, एल्किल या एरिल समूह से, अर्थात हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ी होती हैं, अर्थात हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ी होती हैं, ईथर कहलाते हैं। ईथर कहलाते हैं। ये आप लिख लें, ईथर है ये भी, और ये भी कौन है? ईथर। नेक्स्ट लाइन में एरो लगा के लिखें, ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है। CnH2n+2O होता है, जहां n का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, जहां n का मान हमेशा 1 से क्या होता है? अधिक होता है।
नेक्स्ट एरो लगा के लिखें, ईथर निम्न दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल ऑब्लिक सममित ईथर, और नंबर 2 होते हैं असममित ऑब्लिक मिश्रित ईथर। सरल ऑब्लिक सममित ईथर, और आप इसको लिख सकते हैं क्या, मिश्रित या असममित ईथर। ठीक है, तो देखिए सरल या सममित ईथर हम किसे कहेंगे, आप इसको सममित ही लिख सकते हैं। किसे कहेंगे, सममित सिमेट्रिकल, मतलब इस ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं समान समूह से जुड़ी हों तो सममित ईथर, और ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह की दोनों संयोजकताएं यदि अलग अलग समूह से जुड़ी हों तो वो असममित ईथर। एग्जाम्पल के लिए देखिए CH3OCH3 कैसा होगा, सरल ईथर मतलब सममित ईथर। और ये देखिए इधर देखो CH3OCH2CH3, इधर एक कार्बन की श्रृंखला, इधर दो कार्बन की श्रृंखला। ऐसे देखो C6H5OCH3, ऐसे देखो C6H5O। एरो लगा के लिखो, ईथर निम्न दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हेडिंग डालो, सरल या सममित ईथर। सरल या सममित ईथर लिखिए, यदि द्विसंयोजी ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह की दोनों संयोजकताएं समान समूह से जुड़ी हों तो उसे सममित ईथर कहते हैं। सममित ईथर कहते हैं। ये एग्जांपल लिख लें आप। नंबर 2 हेडिंग डालो, असममित ईथर। असममित ईथर लिखिए, ये तो सममित हो गए और ये असममित। लिखो, यदि द्विसंयोजी ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह की दोनों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूहों से जुड़ी हों तो बनने वाला ईथर असममित ईथर कहलाता है। अच्छा, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, जैसे यहां पर इसको आप देखें, दो संयोजकताएं इधर भी आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, अर्थात देखें इधर भी एक कार्बन की श्रृंखला, इधर भी एक कार्बन की श्रृंखला, इधर भी बेंजीन बल है, इधर भी बेंजीन बल है। और असममित में देखो, इधर R है, इधर R डैश है। देखिए, इधर एक कार्बन CH3, इधर दो कार्बन की श्रृंखला, इधर एक कार्बन की CH3 श्रृंखला, इधर कौन है, फेनिल समूह, बेंजीन बल है। तो ये मिश्रित या कहें असममित ईथर। एग्जाम्पल लिख लो, इसके बाद आप हेडिंग डालें नामकरण। देखिए, प्रोसीजर वही है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ईथर कौन है। और वैसे आप बहुत अच्छे से उसमें 11th में इनको पढ़ चुके हैं, क्रियात्मक समूहयुक्त यौगिकों को, तो टेंशन नहीं। हेडिंग डालो नामकरण।
नामकरण में लिखिए, ईथर का नामकरण निम्न दो पद्धतियों द्वारा दिया जाता है। ईथर का नामकरण निम्न दो पद्धतियों द्वारा दिया जाता है। नंबर 1 हेडिंग डालें, सामान्य या साधारण, सामान्य या कहें रूढ़ पद्धति या साधारण पद्धति। सामान्य पद्धति या साधारण पद्धति, या इसको रूढ़ पद्धति हम कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है, अगर ध्यान से सुने, जैसे मैं इसकी बात करूं सामान्य नाम में, ठीक है। अब देखिए पहली बात तो यह है कि ये एक संयोजकता से इधर एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, एक संयोजकता से इधर जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों एल्किल समूह आपस में तो जुड़े हुए नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए देखो इसको देखूं तो इधर ये कौन है, देखिए आप कौन है, मैथिल। इधर देखें तो कौन है, बोलो, मैथिल, ठीक है ना। अब चूंकि ये मैथिल दोनों किससे जुड़ गए, ऑक्सीजन से, तो जो सरल ईथर है या कहीं सममित ईथर है तो उसको रूढ़ पद्धति या सामान्य पद्धति में हम डाई एल्किल ईथर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डाई एल्किल ईथर। जैसे भाई ईथर तो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह है, उसके लिए ईथर लिख दिया। भाई इसको तो क्या कह दिया, ईथर। अब ईथर कह दिया, इधर कौन एल्किल, इधर भी कौन एल्किल, इधर भी मैथिल, इधर भी मैथिल, मतलब दोनों तरफ समान। तो सरल ईथर को सुने, सरल ईथर को डाई एल्किल ईथर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डाई एल्किल ईथर। अब जैसे इसका नाम क्या होगा, डाई मैथिल ईथर। दूसरा देखें, C2H5O, C2H5, इधर कौन है एथिल, इधर कौन है एथिल, सममित ईथर है, तो क्या कहेंगे इसको, डाई एथिल ईथर। तो सरल ईथर को तो क्या लिखते हैं, डाई एल्किल ईथर। और ईथर यदि कैसा हो, मिश्रित हो, असम्मित हो, एग्जांपल देखिए CH3O CH2 CH3। अब देखो आप इधर देखते हैं तो कौन है, एथिल, और इधर देखते हैं तो कौन है, मैथिल। दोनों तरफ एल्किल हैं, लेकिन दोनों एल्किल क्या है, अलग अलग। तो आपको पता है अगर अलग अलग एल्किल हैं कहीं भी, अगर अलग अलग समूह हैं, एल्किल अलग अलग हैं, तो उनको हम कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार। मतलब उस एल्किल को पहले लिखेंगे जिसका नाम पहले आता है। तो E4 एथिल और M4 मैथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल मैथिल ईथर। देखो इसका नाम क्या होगा, मैथिल मैथिल ईथर, ऐसे होगा, मैथिल जुड़ा हुआ है, मैथिल जुड़ा हुआ है। अब हमको पता है अगर समान समूह होता है तो उसके लिए दो के लिए क्या लगा देते हैं, डाई लगा देते हैं। तो बहुत सिंपल सरल है, रटने की जरूरत नहीं है। सरल ईथर को हम क्या लिखेंगे, डाई एल्किल ईथर, डाई एल्किल ईथर। और असम्मित ईथर को हम क्या लिखेंगे, उसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में एल्किल एल्किल ईथर लिखते हैं। तो जो क्रम में पहले आता है उसको पहले लिख देते हैं, जो बाद में आता है उसको बाद में लिख देते हैं, ठीक है। तो आप लिख लें, रूढ़ पद्धति ऑब्लिक सामान्य पद्धति। देखो इस पद्धति में सममित ईथर को सममित ईथर को डाई एल्किल ईथर लिखा जाता है, डाई एल्किल ईथर लिखा जाता है। तथा असममित ईथर को असममित ईथर का नामकरण करते समय एल्किल समूहों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखकर
ये रूढ़ पद्धति की बात चल रही है। एल्किल समूहों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखकर अंत में ईथर लगा दिया जाता है या ईथर लिख दिया जाता है। तो देखो, डाइमेथिल ईथर, डाइएथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, इधर देखो ये कौन है, प्रोपिल, P4 प्रोपिल, M4 मेथिल। अब देखो M पहले के P पहले, बोले M पहले, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मेथिल सीधी श्रृंखला है, तो इसको आप N प्रोपिल ईथर उतार लो। इसके अलावा देखो एक दो एग्जांपल और लिख लो आप। अब देखो ये मैथिल और ये कौन है, फेनिल। तो M4 मैथिल, P4 फेनिल, तो नाम क्या आ जाएगा, मैथिल फेनिल ईथर। इसका एक सामान्य नाम और है एनिसॉल। एनिसॉल इसका कॉमन नेम है। ऐसे ही देखो CH2 CH3, एथिल फेनिल ईथर, E4 एथिल, P4 फेनिल। इसको एक नाम और है फेनिटॉल, फेनिटॉल। देखिए अच्छा, आप इस फेनिल को आप या तो यूं लिखें या इसको आप C6H5 भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। तो देखिए C6H5O CH2 का होल 5 CH3। तो ये कितने कार्बन श्रृंखला हो गई, 1 और 5 6 और 1 7। तो इधर तो क्या हो गया, 7 को कहते हैं हेप्टेन, हेप्टिल, और इधर फेनिल, तो ये हेप्टिल फेनिल ईथर। ऐसे ही देखो इधर तो फेनिल है और इधर कौन है, आइसोप्रोपिल। कौन है, आइसोप्रोपिल। ये तो फेनिल है और ये कौन है, आइसोप्रोपिल। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल आइसोप्रोपिल। फेनिल आइसोप्रोपिल ईथर, ये भी लिख लें। और एक नाम और लिख लें आप, इसका नाम आप लिखें। अगर देखोगे तो ये कौन है, फेनिल, और ये 1 2 3 4 5 समूह कौन सा है इसमें, आइसो। आप देख लें आराम से, तो आइसोपेंटिल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल आइसोपेंटिल ईथर। तो रूढ़ पद्धति में सरल ईथर को डाइएल्किल ईथर लिखते हैं और मिश्रित या असमित ईथर को
एल्किल समूह को किसके क्रम में लिखते हैं हम? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, और अंत में क्या लगा देते हैं? ईथर लगा देते हैं। अंत में क्या लगा देते हैं? ईथर लगा देते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप लिख लें, एग्जाम्पल आप लिखते रहें, और भी अगर आपको एग्जाम्पल मिलते हैं तो आप खूब उसको देखें और नाम लिखें। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख लें, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको किसी प्रकार की है तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, मुझे बताएं। ठीक है ना, कॉल करके बताएं, आपको मैं पर्सनली आपको समझाऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन आपको बता दें, बिल्कुल आपका सिलेबस बढ़ता हुआ जा रहा है, बहुत अच्छे, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत कम था, अब मटेरियल बढ़ता जाएगा, आपका दिमाग भी बढ़ता जाएगा। आप क्वेश्चन आंसर करते रहें, बुक के करते रहें, अदर क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो वो भी आप करें, कंपटीशन के हिसाब से भी आप तैयारी करें। ओके, थैंक यू।